नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लगन या राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी कुंडली में पहले ही घर में लगन में 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि आपका मिथुन लगन है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में मौजूद हैं तो आपकी मिथुन राशि है। और अगर चंद्रमा पहले ही घर में मौजूद है जहाँ लगन भी लिखा है तो आपकी मिथुन लगन भी है और राशि भी है। यानी जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा इसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट और बढ़ जाएंगे अगर आपकी राशि और लगन सेम है। अगर आपकी राशि या लगन मिथुन है लेकिन दूसरा पार्ट आपका दूसरी राशि या लगन है तो आपको दोनों वीडियोस देखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है कुंडली में पहले घर की, कि पहले घर का मालिक की स्थिति कैसी है। किसी भी बर्थ चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस का मालिक ही वीक बन जाता है तो बहुत बहुत बड़े राजयोग भी काम नहीं करते और ना ही विपरीत राजयोग काम कर पाते हैं। लेकिन लगन या राशि स्ट्रांग हो तो फिर वो विपरीत राजयोग या कुंडली में बनने वाले योग बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, आपके पहले घर का जो मालिक है वो बन जाता है बुध, क्योंकि 3 और 6 दोनों बुध की ही राशियां हैं। और जब पहली तारीख होगी अक्टूबर की तो बुध आपके रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुध आदित्य राजयोग बना के। तो जैसे ही महीना स्टार्ट होगा तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, कोई बीमारी चली आ रही थी उससे आपको निजात मिल जाना। वहीं ये घर सुख सुविधा, प्रॉपर्टीज़, कार वगैरह का भी होता है, जनता का भी। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस पीरियड में आप लोकप्रिय और हो सकते हैं। वहीं आप देखिए कि जो बुध देव हैं ये चले जाएंगे तुला राशि में 18 तारीख को। और तुला राशि जो है वो 5वीं राशि यानी 5वें स्थान पे आती है। तो लगन के मालिक का त्रिकोण में जाना या त्रिकोण का लगन में आ जाना, ये लगन त्रिकोण राजयोग बनाता है। ये बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये 7 नंबर जो राशि है ये शुक्र देव की है जो बुध देव के मित्र हैं। तो ये आपका पार्ट अच्छा हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव आपकी कुंडली में 12वें घर और 5वें घर के मालिक हैं। क्योंकि ये 5वें घर के मालिक हैं तो इनको 12वें घर का दोष नहीं लगता। और इनकी क्या स्थिति है, ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव चले जाएंगे 1 तारीख को ही कन्या राशि में, यानी फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। शुक्रदेव का फोर्थ हाउस में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और वहीं ये घर भी इनके मित्र का है तो यहाँ पे भी अच्छा फील करते हैं। हालांकि 6 नंबर में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं और 12 नंबर में उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आपको दे सकते हैं। अब बात होगी कि क्या इनका नीच भंग होगा या नहीं होगा। तो नीच भंग इनका होगा क्योंकि बुध देव वहाँ खुद बैठे हैं जो नीच भंग राजयोग बनाएंगे। और वहीं पे आगे जब बुध देव वहाँ चले जाएंगे तब थोड़ा सा इनके पॉजिटिव रिजल्ट में कमी आने का सीन बन सकता है। लेकिन उस केस में भी बुध का शुक्र के घर में होना और शुक्र का बुध के घर में होना, यानी चौथे और 5वें घर का राशि परिवर्तन योग होगा। तो कुल मिला के शुक्रदेव भी आपके अच्छे ही रहेंगे इस पीरियड में। वहीं शनिदेव आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं जो आपके केस में 9th हाउस बनता है। और ये आपके 8th हाउस के भी मालिक हैं। और क्योंकि ये अभी वक्री चल रहे हैं तो वक्री चलते हुए ये 8वें घर के भी रिजल्ट देंगे जो आपकी आयु का है या हिडन चीज़ों का है या सडन गेन का है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव के आप उपाय कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं ताकि आपको 9th हाउस का भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मंगल देव की स्थिति के बारे में बात करते हैं। मंगल देव चौथे घर में रहेंगे और उसके बाद 3 तारीख को ये प्रवेश कर जाएंगे 5वें घर में। मंगल देव इस कुंडली के कारक नहीं होते क्योंकि मंगल जो बुध देव की राशियां हैं 3 या 6 नंबर, इनके सबसे प्रबल मारक मंगल ही होते हैं। तो मंगल देव का चौथे घर में बैठना एक तरीके का मांगलिक योग बनाता है। 3 तारीख को जब ये 5वें घर में चले जाएंगे जो कि वीनस या शुक्र देव का घर है और वहाँ केतु पहले से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन कम लगना या ऐसी स्थिति
बन सकती है। संतान के प्रति भी आपको थोड़ी चिंता इस पीरियड में हो सकती है, अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है। सूर्यदेव की अगर हम बात करते हैं तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में चौथे घर में रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे पांचवें घर में। सूर्य का चौथे घर में होना, बुध के साथ होना, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करना बहुत अच्छी बात है। और वहीं जब सूर्य चले जाएंगे पांचवें घर में, तो वहाँ पे वो बुध के साथ तो ज़रूर होंगे, लेकिन सूर्यदेव 7 नंबर में नीच के हो जाते हैं, 1 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। ये घर पढ़ाई का भी है, पिता का भी है, और सॉरी, पिता का नहीं है, पढ़ाई का भी है, लॉटरी या स्टॉक मार्केट का भी है। तो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है जब तक सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे। एजुकेशन के मामले में थोड़ा अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यह पांचवा ही घर बनता है। तो नीच के होने का और पांचवें घर में आ जाना सूर्य का आपको मिले जुले रिजल्ट देगा। बृहस्पति देव अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, राहु से बहुत दूरी बन गई है इनकी, और ये 11th हाउस में रहेंगे, जहाँ पे हर प्लैनेट बन जाता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो इसलिए आपके स्पाउस और आपके नौकरी के घर के मालिक या बिजनेस के घर के मालिक और नौकरी घर के मालिक का 11वें घर में बैठना, तो ये चीज़ें अच्छी होंगी। यानी आपके स्पाउस की कोई बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, आपकी खुद की जॉब में ग्रोथ हो सकती है, दोनों चीज़ों में ग्रोथ हो सकती है, जॉब में प्रमोशन का सीन बन सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है। दोस्तों, चंद्रदेव आप जानते हैं हर 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं, और ये जो आप तारीखें देख रहे हैं इनमें चंद्रमा इन घरों पे रहेंगे। अब इनका रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा आपके 2nd हाउस के मालिक हैं, जो घर होता है माता का, और ये रहेंगे पहले जो 1 तारीख है 11वें घर में। तो यहाँ पे बृहस्पति के साथ होने की वजह से गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे, तो इसलिए ये आपका पीरियड अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपके जो चंद्रदेव हैं ये चले जाएंगे 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव का 12वें घर में जाना आपके खर्चे बढ़ाएगा। ये खर्चे आपके हॉस्पिटल के कामों में भी हो सकते हैं। जब ये पहले घर में आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा का पहले घर में आना अच्छा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इसमें आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिर जब जब चंद्रमा 2nd हाउस में आ जाएंगे तो ये फैमिली में सेलिब्रेशन या धन का आना, पॉजिटिव चीज़ें फैमिली की कराएंगे। चंद्रमा 9, 10, 11 में आ जाएंगे तीसरे घर में शुक्रदेव के साथ। तो जो लोग किसी न किसी प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए डेटिंग पे जाना या मिलना जुलना, प्रेम प्रसंग का बढ़ना थोड़ा देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की युति में ऐसे रिजल्ट देखे जाते हैं। जब ये चौथे घर में आ जाएंगे, यहाँ पे सूर्य भी हैं, बुध भी हैं और मंगल भी हैं। तो चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, ये कारक भाव नाशय का उत्पन्न करता है। यहाँ पे ये मंगल के साथ युति बनाने और सूर्य के साथ युति बनाने के लिए अमावस योग जैसा भी सीन बनता है। तो कहीं ना कहीं घर में कलह क्लेश का होना, वातावरण घर का थोड़ा खराब होना, ऐसी चीज़ देखी जा सकती है। चंद्रमा जब 14, 15 और 16 तारीख को 5वें घर में आ जाएंगे, तो ये एक तरीके से तो अच्छा है कि 2nd हाउस का मालिक आ गया है केंद्र में, और केतु डिग्री वाइज बहुत कम है। लेकिन इन दिनों में कुछ घंटे ऐसे होंगे जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और उस पीरियड में आप थोड़ा चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय करना, ऐसी चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज 5th हाउस में चंद्रमा का आना अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पे ये बृहस्पति की दृष्टि पे भी होंगे, जो गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। जो हमारे भाई लोग या बहनें काम करती हैं स्टॉक मार्केट में, उनको अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। चंद्रमा का 6th हाउस में आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 6, 8, 12 उपचय स्थान होते हैं, त्रिक भाव कहा जाता है इनको। और यहाँ पे चंद्रमा 8 नंबर में नीच के भी हो जाते हैं। इस पीरियड में आप थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना, वाहन थोड़ा संभल के ही चलाना, और किसी को लोन वगैरह देने से बिल्कुल बचना होगा। लोन देना और लेना दोनों आपको अवॉइड करना चाहिए। चंद्रमा आ जाएंगे 19, 20 तारीख को 7th हाउस में। ये आपके बिजनेस के लिए या स्पाउस के लिए अच्छा रहेगा, तो इस घर के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 19, 20 तारीख को। 21, 22 को चंद्रमा आ जाएंगे 8वें घर में। जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं ये आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए, अगर आपकी मिथुन लगन या राशि है या दोनों। इन तारीखों में आपको ख़ास तौर पे सावधानी रखनी होती है।
चाहे हेल्थ की, बाहर का खाना नहीं खाना, और वहीं अपनी मदर का सम्मान करें क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, और खर्चे वगैरह की अधिकता करने से बचें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा 21-22 तारीख को। अब चंद्रमा आ जाएंगे 23, 24, 25 तारीख को कुंडली के 9वें घर में। चंद्रमा का 9वें घर में आना ज्योतिष शास्त्र में ठीक माना जाता है एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के साथ होने की वजह से विष दोष का काम करेंगे। यहाँ पे शनि तकरीबन 5-6 डिग्री के रहेंगे। तो जो शुरू का दिन होगा यानी 23 तारीख, उसमें आपको थोड़ा सा मानसिक शांति या नहीं मिलना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 24-25 अच्छा जाएगा। तो इस पीरियड में आपको ओम नमः शिवाय करना बहुत अच्छा रहेगा। वो चंद्रमा शनि दोनों के लिए किया जाता है, और धार्मिक काम या कुछ अगर आप करते हैं उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 26-27 को चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के 10वें घर में, बृहस्पति घर में। ये बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको विशेष लाभ होगा। बॉस वगैरह आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपके काम की तारीफ हो सकती है, और आपकी सराहना या कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों चंद्रमा 28-29 तारीख को रहेंगे 11th हाउस में। यहाँ का जो पीरियड है ये इन जनरल अच्छा रहेगा क्योंकि राहु डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और बृहस्पति के साथ होने से गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी पैसे देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए दिन बहुत शुभ रहेंगे। अब उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 12th हाउस में 30-31 तारीख को, और शुरू के 2 दिन भी इधर रहेंगे। तो इन दिनों में आपको अगेन धन का अधिक व्यय करने से बचना होगा। अगर कोई ऐसा चीज़ है आपको पे करना ही करना है, तो इस दिन पे टाल दें। आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें आपका धन जो खर्च होगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के सीन ज़्यादा बन जाएगा। दोस्तों गजकेसरी योग की जो तारीखें हैं ये मैंने यहाँ लिखी हैं। इन तारीखों में चंद्रमा और बृहस्पति अगर साथ में हो या आपस में उनका दृष्टि संबंध हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस पीरियड में जो ये 7-8 तारीख बनेगी ये अच्छा रहेगा क्योंकि सेकंड हाउस में होंगे बृहस्पति 11th हाउस में। जो 14, 15, 16 होगा ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि वो 5वें घर में होंगे, और 11वें में। जो 21-22 होगी इस डेट में आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिल सकता, सडन लॉस या सडन गेन हो सकता है। तो इस पीरियड में आप किसी की राय लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आपका पैसा सडन ग्रो या सडन लॉस में जा सकता है। 28-29 तारीख का भी गजकेसरी योग का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों राहु जो हैं वो मेष राशि में रहेंगे, और मेष राशि 11th हाउस में होती है। डिग्री वाइज ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं। राहु वैसे भी 11th हाउस में तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, तो इससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। केतु जो हैं वो आपके 5th हाउस में घूम रहे हैं। ये भी डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और महीने के एंड में तो अपनी राशि परिवर्तन ही कर लेंगे। तो इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स की अगर आपकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा चल रही है तभी थोड़ा बहुत परेशान होइएगा, अदरवाइज इस पीरियड में आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं क्योंकि डिग्री वाइज ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो वो मरकरी से ही देखी जाती है। मरकरी का बुध आदित्य राजयोग बनाना, चौथे घर का अपने घर का जो भद्र पंच महापुरुष योग होता है बहुत अच्छा है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और उसके बाद उसका 5वें घर में भी चले जाना ये भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली लाइफ के लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं, और वो चंद्रमा उस घर के मालिक हैं। इन तारीखों में जैसे चंद्रमा जब यहाँ आएंगे तीसरे घर में, थोड़ा भाई बहनों के साथ या भाइयों के साथ विचारधारा में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपको ऊंच नीच करना पड़े, लेकिन तब भी सूर्य और इनकी आपस में मित्रता है, तब भी फिर भी ठीक है। और अगर हम बात करें फैमिली लाइफ में संतान के लिए तो 14, 15, 16 में जाएंगे। इस पीरियड में आपका संतान की उन्नति हो सकती है। और वहीं बड़े भाइयों की बात करी जाए तो 28, 19, 29 तारीख को आपकी फैमिली में उनको भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एजुकेशन की बात करें तो 5वां घर देखा जाता है, बृहस्पति को देखा जाता है, और बुध की स्थिति मजबूत है, बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, और वहीं पे 5वां घर जो है वीनस, उसकी भी स्थिति कुछ हद तक मजबूत है। तो इसलिए ओवरऑल हम यही कहेंगे कि एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। जब शुक्रदेव कन्या में आ जाएंगे तो वो विपरीत तो वो नीच भंग अगर जितने दिनों तक हुआ रहेगा वो तो अच्छा है। जब बुध यहाँ से मूव कर जाएंगे तो 19 तारीख से लेके 31 तारीख तक एजुकेशन में आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाना होगा। लव अफेयर की बात करें, अगर आपको डेटिंग पे जाना है तो ओवरऑल तो ये पीरियड अच्छा रहेगा 18 तारीख तक, और उसमें भी 9, 10, 11 आप डेटिंग पे जा सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप 23, 24, 25 को भी ये सब प्लान कर सकते हैं।
और सॉरी नॉट 23, 24, 25 बट 26, 27, क्योंकि शुक्रदेव उस पीरियड में चौथे घर में आ गए होंगे। तो 26, 27 और 9, 10, 11 ये तारीखें आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एडिशनल डेट चाहिए तो 14, 15, 16 को भी प्लान कर सकते हैं। यानी लव अफेयर रोमांस के लिए काफ़ी डेट्स बन रही हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो इसके लिए 6th हाउस देखा जाता है, 9, 10th और 11th। 6th हाउस के मालिक का 4th हाउस में बैठना और वहाँ पे वो सूर्य और बुध के साथ होना, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए आपको ये पीरियड में थोड़ी मेहनत या पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल वैसे भी पुरुषार्थ कराने के लिए ही जाने जाते हैं। अगर यानी कंपटीशन होगा तो आप अच्छे से पढ़कर ही जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस का मालिक वहीं बैठा है, 12th हाउस का मालिक 11th हाउस में है और 11th हाउस का मालिक सुख भाव में है। तो बाकी चीज़ें फिर भी ठीक हैं, लेकिन सिर्फ आपको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा तो आपको जॉब में सक्सेस मिल सकती है। यानी इंटरव्यू है या रिटन टेस्ट है तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। स्पाउस की बात करें तो ये अच्छा है। 7th हाउस के मालिक का 11th हाउस में बैठना, डिग्री वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाना, मंगल के घर यानी अपने मित्र के घर में ही बैठना, तो स्पाउस के लिए पीरियड अच्छा रहेगा। उनको विशेष लाभ हो सकता है और उनके रिलेटेड आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे धन से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड, आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पिछले कुछ महीने हैं अप्रैल से लेके जून तक के जो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल गेन की बात करें उसके लिए भी 11th हाउस ही देखा जाता है। तो मंगल का 11th हाउस के मालिक का केंद्र में बैठे होना, वहाँ पे बृहस्पति का बैठे होना, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल जो भी आपके गेन्स हैं वो अच्छे रहेंगे। 1 तारीख को, 28 तारीख और 29 तारीख को आपको कोई अच्छी, जैसे किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ और अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस का फ्लो आपका इस पीरियड में, क्योंकि चंद्रमा इसके कारक हैं, 2nd हाउस के मालिक हैं, तो आपका उतार चढ़ाव भला बना रहेगा। जो मैंने आपको गज के इसी तारीखें बताई हैं, आप फाइनेंसिस के मामले में इन डेट्स को देखते हुए ही प्लान करें। दोस्तों, अगर हम एडिशनल उपाय की बात करें तो 3 नंबर के लिए यानी बुध देव के लिए आपको गणेश आरती करनी चाहिए, बुधवार को गणेश चालीसा करनी चाहिए। वहीं आपके 5th हाउस के मालिक वीनस यानी शुक्रदेव बनते हैं। इस पीरियड में आपको ओम दुम दुर्गाय नमः या जिसको भी आप कुल देवी मानते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं। और आपके 9th हाउस के मालिक शनि बनते हैं, तो ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके राशि के मालिक चंद्रमा हैं, तो ओम नमः शिवाय उसे करने से अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, राशि के मालिक आपके बुध ही बनते हैं, उसकी बात मैंने कर ही ली है। तो इन जनरल अगर मैं देखूं तो पूरा जो महीना है आपके लिए बुध आदित्य राजयोग का बनना, गज केसरी ये राजयोग का बनना, और वहीं बुध का भद्र राजयोग बनना, शनि का शश राजयोग 9th हाउस में बनना, तो इन जनरल आपका ये महीना अच्छा रहेगा। जो मैंने तारीखें बताई हैं वो आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। और दोस्तों, ये जो गोचर होता है ये सामान्य आधार पे होता है, यानी मुझे तो आपकी बर्थ चार्ट या राशि नहीं पता, लेकिन गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है उस हिसाब से मिथुन लगन राशि के लिए क्या रिजल्ट है। लेकिन आपका प्रारंभ तो आपकी कुंडली में ही है। आपकी कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें और तभी आप कोई स्टोन पहने या कोई दान या उपाय करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।